हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ शॉर्ट स्टोरी मिरेकल विच इज रिटन बाय शशि देशपांडे। सो दिस स्टोरी एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड फेथ। एक तरफ साइंस है और एक तरफ हमारा बिलीफ है। तो यहाँ पे एक तरीके का कंपटीशन है ह्यूमन नॉलेज पर और नेचर के मिरेकल्स पर। कभी कभी नेचर के सामने हमारा जो नॉलेज है, जो साइंस है, वो फेल हो जाता है। कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये स्टोरी भी एक वही एग्जाम्पल दे रहा है। सो दिस स्टोरी रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड द नेचर ऑफ मिरेकल्स। इस स्टोरी की सेटिंग एक मेडिकल रिसर्च लेबोरेटरी में हुई है, जहाँ पर रैशनैलिटी हर एक एक्शन को गवर्न करता है। मतलब सिर्फ रैशनल होके हमें सोचना है, साइंटिफिक होके सोचना है। वहाँ एक नेचर का मिरेकल देखने मिलता है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ पिक्यूलियर इंसिडेंट। वन टेस्ट मंकी, राजा, एक मंकी है, उसका नाम है राजा। उसे लेबोरेटरी में लाया जाता है। उसने कुछ पॉइजनस सब्सटेंस को खा लिया, उसके बाद भी वो मरता नहीं है। और इस इवेंट से क्या होता है, एक डिबेट क्रिएट होता है साइंटिफिक रीजनिंग में और स्पिरिचुअल बिलीफ में। तो चलिए स्टोरी को देखते हैं। तो एक मेडिकल लेबोरेटरी है जहाँ पे दो डॉक्टर्स हैं, एक मेल एक फीमेल। तो ये दोनों ही एक मंकी पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं ताकि वो एक बीमारी है, एक डिजीज़ है, मिस्टीरियस डिजीज़ है, उसका पता लगा सके। तो ये जो बीमारी था ये बहुत ही डेंजरस था। कोई प्लांट था, उससे खाने से लोग बीमार हो जाते थे और मर जाते थे। तो बस इसी चीज़ का पता लगाने के लिए कि ये आखिर जहर किस टाइप का है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये लोग ने इस प्लांट को एक मंकी को कंज्यूम करवाया। तो डॉक्टर्स क्योंकि साइंस फील्ड के हैं, तो ये लोग सिर्फ साइंस का लैंग्वेज समझते हैं और ये सब मिरेकल, सुपर नेचुरल इंटरवेंशन, ये सब चीज़ों पर ये लोग बिलीव नहीं करते हैं। इनफैक्ट कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जो है ये सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। तो जितने भी मंकीज़ पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जितने भी मंकीज़ को ये सब्सटेंस खिलाया गया, ये पॉइजनस सब्सटेंस, वो सारे मर गए सिवाय एक के जिसका नाम था राजा। तो इसका ये जिंदा रहना, इसका एक सर्वाइवल वहाँ के एक लेबोरेटरी वर्कर को शॉक कर देता है, जिसका नाम था नारायण। नारायण को लगता था कि ये ऐसे वैसा बंदर नहीं था, ये एक बहुत ही स्पेशल बंदर था। इनफैक्ट ये हनुमान जी का री इनकारनेशन था, मतलब हनुमान जी का अवतार था। इसलिए उस पर पॉइजन का असर नहीं हुआ। और फिर वो डॉक्टर को इंसिस्ट करता है कि प्लीज़ इस मंकी को ज़्यादा परेशान ना करें और उसे छोड़ दें, उसे हार्म ना करें। तो यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स थे वो अपने साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बंधे हुए थे, तो ये सब चीज़ों पर वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे, मिरेकल्स और या फिर कोई भी सुपर नेचुरल पावर। तो इन सब चीज़ों पर ये लोग बिलीव नहीं करते। इनफैक्ट डॉक्टर क्या सोच रहे थे कि जो राजा का सर्वाइवल है, मतलब जो बच गया, इसके पीछे ज़रूर कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगा, मतलब कोई साइंटिफिक रीज़न ज़रूर होगा और वो लोग इसके बारे में पता लगाएंगे और सबको समझाएंगे। तो उसमें जो फीमेल डॉक्टर थी वो नारायण की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही थी। वो सोचती थी कि एकदम ही बकवास बात कर रहा है ये। लेकिन उसी लैब में एक टाइपिस्ट थी, फीमेल टाइपिस्ट थी। वो कहीं ना कहीं नारायण की बातों पर यकीन करना चाहती थी और बाकी दोनों डॉक्टर्स को भी समझाने की कोशिश कर रही थी। वो ये समझा रही थी कि जो फेथ है, जो हमारा बिलीफ है, वो कहीं ना कहीं हमारे एग्जिस्टेंस का सहारा है, उसी के सहारे हम जीते हैं। तो ऐसे हम अपने फेथ को इग्नोर नहीं कर सकते। फिर ये टाइपिस्ट का और एक मेल डॉक्टर का आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। मेल डॉक्टर बोलता है जो ये फेथ है वो सैंड पे बिल्ड होता है, मतलब कि रेत पर बिल्ड होता है। तो उसने ये एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि रेत एक जगह नहीं टिकता। अगर बहुत ज़ोर से हवा आई तो वहाँ उस एरिया का जो रेत है वो उड़ जाता है, तो इसीलिए वो रेत का एग्जाम्पल दिया। लेकिन इसको रिस्पॉन्ड करते हुए वो टाइपिस्ट बोलती है कि जो फेथ है वो रॉक पर बिल्ड रहता है, रेत पर नहीं। लेकिन जब हम अपने ही फेथ पर डाउट करने लगते हैं तो हमें वो जो रॉक है वो सैंड दिखाई देने लगता है, मतलब जो पत्थर है वो रेत दिखाई देने लगता है। फिर नेक्स्ट डे राजा जो है, जो मंकी है, वो लेबोरेटरी में नहीं मिलता और जो नारायण है वो इससे और ज़्यादा कन्विंस हो जाता है, सबको बताने लगता है कि मैं तो पहले ही बोला था कि ये ऐसे मामूली मंकी नहीं है, मामूली बंदर नहीं है, ये हनुमान जी का अवतार है और उनको कोई भी लॉक जो है वो रोक नहीं सकता। लेकिन जो डॉक्टर्स थे वो कहीं ना कहीं नारायण पे शक कर रहे थे कि नारायण ही उस बंदर को जाने दिया, उसको फ्री किया। और जब नारायण से पूछा गया तो उसने साफ मना कर दिया, बोला कि इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसके बाद नारायण खुद ही टाइपिस्ट से कन्फेस करता है कि उसने ही राजा को वहाँ से फ्री किया, लेबोरेटरी से फ्री किया। राजा मीन्स मंकी।
तो लेबोरेटरी के कई स्टाफ हैरान और परेशान रहते हैं इस इंसिडेंट के बाद। और जो मेल डॉक्टर था वो भी ज़्यादा सरप्राइज हुआ ये जान के कि जो टाइपिस्ट थी वो एक एडुकेटेड वुमन थी, उसके बाद भी वो इस सब चीज़ों पर बिलीव कर रही थी। तो जो टाइपिस्ट थी वो डॉक्टर को चैलेंज करती है अपने बातों से। वो डॉक्टर से पूछती है कि अगर आप ये सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, मिरेकल पे बिलीव नहीं करते, तो आपके लिए लाइफ का क्या मतलब है? लाइफ क्या है? सिर्फ बर्थ और डेथ, सिर्फ जीना और मरना, इसी को लाइफ कहते हैं आप? तो ये दोनों लेबोरेटरी के जिस रूम में खड़े थे वहाँ पर एक जार में ह्यूमन ऑर्गन्स को रखा गया था, प्रिजर्व करके रखा गया। तो उस जार को देखते हुए ये टाइपिस्ट कहती है कि साइंस जो है इस सिर्फ ऑर्गन्स को समझ सकते हैं, ह्यूमन बॉडी को समझ सकते हैं, लेकिन लाइफ को कभी नहीं समझ सकता। लाइफ के बारे में कुछ नहीं बता सकता साइंस। फिर चाहे भले तुम मुझे माइक्रोस्कोप में भी डाल के देखो, तब भी तुम मुझे नहीं समझ पाओगे कि मैं कौन हूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो मैं कुछ और नहीं, मैं एक मिरेकल हूँ। ऐसा ये जो टाइपिस्ट है वो डॉक्टर से बहस करने लगी। वो बोलती है कि बेबी का जो फर्स्ट क्राई है वो साइंस नहीं, वो एक मिरेकल है। और जो ये मंकी बच गया वो भी एक मिरेकल है। तो इस टाइपिस्ट ने जो भी बात कही, इससे डॉक्टर का जो पर्सपेक्टिव था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। और इसी वक्त उसे वॉल्ट विटमैन का एक कोट भी याद आ गया, एंड अ माउस इज मिरेकल इनफ टू स्टैगर सेक्सटेलियंस ऑफ इन्फिडल्स। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि जो एकदम स्मॉलेस्ट लाइफ है वो भी एक वंडर है, वो भी एक मिरेकल है, वो भी ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड जा सकता है, मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। तो अगर हम एक सिंपल तरीके से समझे तो साइंस आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन नेचर में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस नहीं बना सकता और एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो फिर इसके बाद क्या होता है, वो सेम मंकी, राजा मतलब कि लेबोरेटरी के विंडो पर आकर बैठता है और उसे टाइपिस्ट देख लेती है। लेकिन टाइपिस्ट किसी को बताने के बजाय वो क्या करती है, उसे बनाना ऑफर करती है और वेट करती है कि वो वहाँ से सेफली चला जाए। और ये सब करते हुए वो जो मेल डॉक्टर था इस टाइपिस्ट को देख लेता है, लेकिन फिर भी वो इंटरफियर नहीं करता। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो मेल डॉक्टर है वो टाइपिस्ट के बातों से कन्फेस हो जाता है और वो एक्सेप्ट करता है इस आइडिया को कि हर जगह कहीं ना कुछ मिरेकल होता रहता है और हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन साइंस के पास नहीं है। तो स्टोरी के एंड में ये दिखाया गया है कि जो टाइपिस्ट थी और जो डॉक्टर था, इन दोनों की शादी हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे से एकदम ही अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनके बिहेवियर्स अलग होते हैं, उनके हैबिट अलग होते हैं। उसके बाद भी वो लोग एक दूसरे से शादी करते हैं। तो इनका जो यूनियन है वो क्या सिंबलाइज करता है कि साइंस और फेथ एक साथ हो सकते हैं, एक साथ कोएग्जिस्ट हो सकते हैं। तो स्टोरी का जो फाइनल लाइन था वो ये है, Whoever heard of an incompatible Hindu marriage humorously reinforces the idea that harmony is possible when individuals recognize and respect each other's perspective. तो इसका मतलब ये है, अगर शादी में कपल जो है एक दूसरे से अलग हैं तो वो शादी तभी टिकेगी जब दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड स्टोरी में बस इतना ही है। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। So the first question is, discuss the characterization in the miracles by Shashi Deshpande. So characterization means it is a technique in literature through which writer convey the personalities of character. So in this story there are 4 human character and 1 monkey. So among all 4 human characters only 1 character is named. Rest all are unnamed, and that is Narayan. And each characters are representing different perspectives on science, faith and individuality. तो सारे कैरेक्टर्स का जो सोच है वो एक दूसरे से अलग है, और सारे ह्यूमन कैरेक्टर में बस एक ही कैरेक्टर का नाम है, वो है नारायण, और एक मंकी कैरेक्टर है राजा। Through characters' interactions and conflict, the story explores the tension between logic and belief. ये कैरेक्टर्स के थ्रू स्टोरी क्या बता रहा है, कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, किसके बीच में, फेथ के बीच में और साइंस के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट है साइंटिफिक रैशनैलिटी में और ह्यूमन इमोशंस में। अब हम सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी को एनालाइज करेंगे। एक बार स्टोरी अच्छे से जान लेने के बाद ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ही ईजी है, आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टर मेल डॉक्टर को। तो इसकी जर्नी शुरू हुई थी रैशनलिज्म से और एंड हुई रियलाइजेशन में। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है उसको कैसे पोर्ट्रे किया गया कि वो एकदम ही ज़्यादा
फर्म बिलीवर है, साइंटिफिक लॉजिक की बात करता है, रैशनल थिंकर है, कोई भी चीज़ को एक्सपेरिमेंटेशन के लेंस से चेक करता है, और मिरेकल, फेथ, ये सब चीज़ों पर वो बिलीव नहीं करता। लेकिन स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, स्टोरी जैसे प्रोग्रेस करती है, तो उसकी जो सोच है वो भी बदलने लगती है। तो आप इस आंसर को थोड़ा सा और लेंदी बनाने के लिए आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि कैसे डॉक्टर की सोच बदलती है, क्या इंसिडेंस होता है जिससे वो चेंज हो जाता है। देन वी हैव फीमेल डॉक्टर। शी हैज़ बिन शोड एज अ एम्बॉडीमेंट ऑफ रिजिड साइंटिफिक रैशनलिज्म। मतलब जो इसकी सोच थी, इसका जो पर्सनैलिटी था वो रिजिड था, वो किसी भी चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई उससे वो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, उसकी जो सोच थी वैसे की वैसे ही रही। शी रिप्रेजेंट्स द एक्सट्रीम एंड ऑफ साइंटिफिक थॉट। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, कोई साइंटिफिक रीज़न ना हो, उसे ये नहीं मानी। देन टाइपिस्ट इज सीन एज अ वॉइस ऑफ इमोशन एंड इंडिविजुअलिटी। यहाँ पे टाइपिस्ट को एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन दिखाया गया जिसकी खुद की एक सोच है, हु चैलेंजेस द रिजिड रैशनलिज्म ऑफ द डॉक्टर्स। तो इसमें भी आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, वो सारे सीन को आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं जो हमने समरी में देखा है कि कैसे उसने डॉक्टर को चैलेंज किया, कैसे उससे आर्ग्यू की और अपने पॉइंट्स को रखी। ये सारी बात आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देन फोर्थ कैरेक्टर इज नारायण। ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेथ एंड डिवोशन। His characterization embodies the theme of unwavering faith. Unwavering मतलब कि वो मतलब पूरे स्टोरी तक स्ट्रॉन्ग बना रहा, जो वो सोच रहा था, जो वो बिलीव कर रहा था, उसी पे वो अड़ा रहा। He believes Raja is an incarnation of हनुमान based on his miraculous survival. तो उसका क्या सोच था कि जो राजा है, जो मंकी है, वो कौन है? हनुमान जी के अवतार हैं वो। तो उसका वो सब्सटेंस को खाने के बाद जिंदा रहना, यही एक प्रूफ था कि वो हनुमान जी के अवतार हैं, ऐसा नारायण को लगता था। His faith is strong enough to make him risk his job by facilitating Raja's escape. तो राजा को लेके जो भी उसका फेथ था इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अपने जॉब को भी रिस्क में डाल दिया और राजा को वहाँ से भगाने में मदद किया। तो नारायण का कैरेक्टर डॉक्टर के कैरेक्टर से एकदम ही अपोजिट था। उसने ये डेमॉन्स्ट्रेट किया कि जो फेथ है, अगर वो अनसाइंटिफिक भी है, लेकिन फिर भी वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है। लोग उसी के सहारे अपने लाइफ में आ रहे परेशानी को झेल लेते हैं क्योंकि उनके अंदर एक फेथ होता है, भगवान पर विश्वास होता है। अब लास्ट कैरेक्टर जो है वो है राजा। तो भले ही ये मंकी है, भले ये ह्यूमन नहीं है, लेकिन फिर भी ऑथर ने इसके कैरेक्टराइजेशन को बहुत ही अच्छे से रखा है। इनफैक्ट राजा के कैरेक्टर से लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। इस कैरेक्टर को एज अ मेन कैरेक्टर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टर एक सोर्स समझ लो, एक सोर्स है जिसके वजह से जो इसके आसपास लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, फिर जो नारायण है और टाइपिस्ट थे, उनके बिलीव्स, उनके एक्शन इससे इन्फ्लुएंस्ड थे। सो हियर राजा इज नॉट जस्ट एन एनिमल इन द बैकग्राउंड बट अ सेंट्रल फिगर who forces the human characters to confront their deepest convictions. तो इस कैरेक्टर ने जो बाकी कैरेक्टर है, स्पेशली जो मेल डॉक्टर का जो कैरेक्टर है, उसे मजबूर कर दिया, जो उसके अंदर बहुत ही जो मन के अंदर एक चीज़ छुपी है उसे बाहर लाने में। तो डॉक्टर भले ही पढ़ लिख कर साइंस की तरफ अट्रैक्ट हो गया, रीजनिंग पे ध्यान देने लग गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वो फेथ था और इस कैरेक्टर ने उस फेथ को बाहर लाया। Now let's see the conclusion. The characterization in Miracle is carefully structured to explore the themes of faith versus science, individuality versus conformity, and coexistence of logic and emotions. Now the next question is write a note on the narrative technique used in the Miracles. तो narrative technique क्या होता है कि राइटर ने स्टोरी को किस तरीके से लिखा है, उसके प्लॉट्स कैसे हैं, नरेशन कैसे हुआ है, लैंग्वेज कैसा यूज़ हुआ है, तो ये सब चीज़ों को मिला के नैरेटिव टेक्निक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इसमें आप राइटर के बारे में कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। सो शशि देशपांडे टेल्स द स्टोरी द मिरेकल इन अ सिंपल बट पावरफुल वे। तो जो लैंग्वेज इन्होंने यूज़ किया है बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, ईजीली समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी इसमें डीप मीनिंग है, बहुत ही पावरफुल वे में उसको एक्सप्लेन किया है। शी यूजेस द फर्स्ट पर्सन नरेशन। तो फर्स्ट पर्सन नरेशन क्या होता है, जहाँ पे कैरेक्टर, जो स्टोरी का कोई एक कैरेक्टर वो खुद ही स्टोरी को नरेट करे, तो उसको फर्स्ट पर्सन नरेशन कहते हैं। तो ये स्टोरी में जो टाइपिस्ट थी वही नरेटर है। फिर यहाँ पे कई सारे सिंबल का यूज़ हुआ है। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन दैट दिस स्टोरी एम्प्लॉयज द फर्स्ट पर्सन नरेटिव स्टाइल, मीन्स here the character, one of the character narrates the story
And who is that character? Typist. So while the story is told from her perspective, it remains objective and balanced rather than overly emotional or confessional. भले ही टाइपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को बोला गया है, उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोला गया, लेकिन फिर भी जो स्टोरी है वो ऑब्जेक्टिव रहा है। मतलब टाइपिस्ट ने वही चीज़ बोला जो सामने दिख रहा है, अपना ओपिनियन ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं की उसने। तो इसकी वजह से रीडर को दोनों साइड देखने मिल रहा है, एक रैशनल साइड भी, मतलब एक प्रैक्टिकल साइड भी देखने मिल रहा है, और साथ ही साथ फेथ ड्रिवन साइड। तो बिना बायस होके रीडर इस चीज़ को देख सकता है, समझ सकता है, क्योंकि नरेटर जो है, जो हो रहा है बस वही बोल रही है। ये नहीं बोल रही कि ऐसा ही होना चाहिए, फेथ को ही मानना चाहिए, गॉड को ही मानना चाहिए, वो ये सब चीज़ें नहीं बोल रही थी। सिर्फ जो वहाँ पे इंसिडेंट हो रहे थे उसको वो नरेट की है। फिर जो स्टोरी की सेटिंग है वो एक मेडिकल लैब है। तो लैब में एकदम ही प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, जहाँ पे ह्यूमन को भी एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। अगर ह्यूमन बॉडी ला रहे हैं तो उसको भी एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, उसके साथ कोई इमोशंस नहीं रहते। सो लेबोरेटरी रिफ्लेक्ट्स द साइंटिफिक एंड लॉजिकल वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर्स। तो ऐसी जगह पर फेथ की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे लेबोरेटरी एक सिंबल जैसे यूज किया गया है। देशपांडे's कैरेक्टराइजेशन हाईलाइट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंटिफिक रीजनिंग एंड ह्यूमन इमोशंस। तो जो इनका कैरेक्टराइजेशन है, राइटर ने ऐसा कैरेक्टराइजेशन किया है सेटिंग, उसमें कॉन्फ्लिक्ट शो हो रहा है एक साइंटिफिक रीजनिंग में और ह्यूमन इमोशंस में। एक तरफ है डॉक्टर जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा रैशनल है, तो दूसरी तरफ है टाइपिस्ट और नारायण। तो डॉक्टर्स जो हैं वो अपने पेशेंट को सिर्फ एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, उनके पास एक सब्जेक्ट आया है, उसको ठीक करना है बस। डॉक्टर के पास एक आदमी आता है अपना इलाज कराने, जिससे एक बीमारी होती है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, मतलब एक टाइप का ट्यूमर होता है। तो डॉक्टर बहुत ही उसको प्रैक्टिकली ट्रीट करता है कि हाँ ये मेरा पेशेंट है, उसको ट्रीट करना है, बस इतना ही रिलेशन है। लेकिन जब टाइपिस्ट उसको देखती है तो उससे उसके ऊपर दया आता है, तो वो उसको एक आदमी, एक गरीब आदमी की तरह से देख रही है जिसके 3 बच्चे हैं। सो दिस कॉन्ट्रास्ट अंडरस्कोर्स हाउ साइंटिफिक डिटैचमेंट कैन समटाइम्स इग्नोर ह्यूमन सफरिंग। देन हियर कम्स हर राइटिंग स्टाइल, देशपांडे's राइटिंग स्टाइल। शी हैज़ यूज्ड वेरी सिंपल लैंग्वेज विथ डीप मीनिंग। उन्होंने यहाँ पे अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ पे ऐड नहीं किए, एकदम ही सिंपल लैंग्वेज रखा है, ताकि जो नरेटिव है वो एकदम ही नेचुरल फ्लो में रहे। जितने भी डायलॉग्स थे वो रियलिस्टिक लग रहे थे। इवन दो द कैरेक्टर इनिशियली सीम स्टेरियोटिपिकल, दे अंडरगो सटल चेंजेस। सो द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज क्वाइट येट इम्पैक्टफुल। मतलब एकदम ही सिंपल सा कंक्लूजन था, लेकिन फिर भी बहुत इम्पैक्टफुल था। जो राजा का एस्केप था, मतलब जो राजा वहाँ से भाग गया, वो एक क्वेश्चन ही बन के रह गया कि आखिर सच में नारायण ने उसे भगाया या फिर ये कोई मिरेकल था। तो इस बात का खुलासा नहीं हुआ, मतलब इसको क्लियर नहीं किया गया कि राजा वहाँ से कैसे भागा। तो ये रीडर पे छोड़ दिया कि तुम खुद ही इंटरप्रेट कर लो कि क्या हुआ होगा। फिर जब टाइपिस्ट ने राजा को देखा और उसको वो जाने देती है, इनफैक्ट बनाना ऑफर करती है, उसे जाने देती है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि जो टाइपिस्ट का बिलीफ है वो उसके लिए किसी भी लॉजिक से बढ़कर है। फिर डॉक्टर और टाइपिस्ट की शादी क्या सिंबलाइज करती है कि 2 पर्सपेक्टिव के लोग एक साथ रह सकते हैं जब दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ ये भी सिंबलाइज करता है कि साइंस और फेथ एक साथ चल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।